हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं सीएपीएफ एसी का जो एग्जाम 2022 को हुआ था उस एग्जाम का पेपर 2 के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करूंगी। तो इस वीडियो में हम एसए के क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा राइटिंग सेक्शन का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी से। ये ऑलमोस्ट 4 मंथ का कोर्स है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और इसमें आपको जो भी एनरोल होगा उसमें राइटिंग सेक्शन की भी बुक भी मिलेगी और साथ में ग्रामर का भी मैं कोर्स लॉन्च कर रही हूँ और ये यूट्यूब प्रीमियम में होगा और पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें। ठीक है, तो वो जल्दी लॉन्च होने वाला है और पूरा जनवरी से अगस्त तक रहेगा और ऑन पेमेंट बेसिस आप वो उसमें एनरोल हो सकते हैं और इसका डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। और पहला राइटिंग सेक्शन बैच, दूसरा ग्रामर का बैच। राइटिंग सेक्शन का बैच तो 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। जो ग्रामर का बैच है उसका डेट का अनाउंसमेंट मैं बाद में करूंगी। और तीसरा, मेरी बुक रिलीज हो गई है, राइटिंग सेक्शन की भी बुक है, ग्रामर की भी बुक है और वोकैबुलरी, एसे राइटिंग, तो टोटल 5 बुक्स है। तो आप CAPFreshme.com में जाओगे, आपको सारे 5 बुक्स आपको मिल जाएगी और उसके सैंपल पेजेस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको बुक्स का डिटेल चाहिए तो आप सैंपल पेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्म में है। और फिर बुक आप ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। बुक ऑफलाइन भी बिक रही है। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आपको स्क्रीन में नंबर दिखेगा, उस नंबर पे आप कॉल करके ऑफलाइन भी बुक आप ले सकते हैं। मगर जो दिल्ली में है वो ही ले पाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, CAPF अकेडमी GTP नगर में, वहां से आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ऑफलाइन का रेट थोड़ा कम रहेगा, ऑनलाइन का ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा क्योंकि कोरियर भी करना होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम अभी शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं 2 ऐसे लूंगी। तो फर्स्ट 2 ऐसे ले रही हूँ, द कैंपेन्स टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज, और दूसरा व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। ये 2 क्वेश्चन ले रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेरी राइटिंग सेक्शन की जो बुक है, 3rd एडिशन की बुक, अब जो रिलीज हुई है वो 4th एडिशन है। जो 3rd एडिशन की बुक है उसमें 3 ऐसे क्वेश्चंस, उसमें जो 3 ऐसे क्वेश्चन है वैसा ही मिलता जुलता यूपीएससी वालों ने CAPF में एग्जाम में पूछा है। पहला क्वेश्चन है द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज। एक ये क्वेश्चन जो मेरी राइटिंग सेक्शन की बुक में भी है, ऐसा ही क्वेश्चन। दूसरा है द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। ये भी क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन की बुक में है। और तीसरा, अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस। ये भी राइटिंग सेक्शन की बुक में 3rd एडिशन में। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये कहां पर है तीनों क्वेश्चन। जो सेकंड ऐसे क्वेश्चन था कि द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो मैंने जो राइटिंग सेक्शन की बुक में जो क्वेश्चन फ्रेम किया था वो ये है, ह्यूमंस आर ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और वो ह्यूमन कर रहे हैं। और इसमें जो फोकस है इस ऐसे क्वेश्चन में, ह्यूमंस आर ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन, इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में फोकस जो है वो ह्यूमन पर है कि ह्यूमन किस तरह से प्रॉब्लम बने हुए हैं, हाउ ह्यूमन इज द कॉज फॉर स्पीशीज एक्सटिंक्शन। प्रॉब्लम की बात हो रही है। और ये वाले क्वेश्चन में द कैंपेन टू सेव, इस क्वेश्चन में सोल्यूशन की बात हो रही है कि किस तरह से एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम सेव कर सकते हैं, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था अपने राइटिंग सेक्शन की बुक में 3rd एडिशन में है, 4th एडिशन में भी ये सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल 4th एडिशन बुक है मार्केट में। जेंडर बैलेंस इन द आर्म फोर्सेस, ये मेरा क्वेश्चन था। तो जो 3rd क्वेश्चन पूछा गया है वो है द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अलग है, वरना आंसर ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। उसके बाद जो तीसरा ऐसे क्वेश्चन है वो है इज साइंस एंड रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट अ मिथ। तो साइंस एंड रिलीजन, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 5th ऐसे क्वेश्चन, वो ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस। तो वेस्टर्न साइंस ये साइंस हो गया और रिलीजन जो है वो ईस्टर्न विजडम को रिलीजन बोलते हैं। तो ईस्टर्न विजडम में आपका सब आ जाता है, बुद्धिज्म भी आ जाता है, ठीक है, और हिंदुइज्म भी आ जाता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो ये ईस्टर्न विजडम आ गया। तो दूसरा जो इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, तो सिमिलैरिटी है, साइंस वेस्टर्न साइंस, रिलीजन ईस्टर्न विजडम।
जो डिफरेंस वो ये है कि मैंने इस ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्लिक्ट के बारे में बात की है। कन्फ्लिक्ट कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो मिथ है, एक्चुअली में दोनों में जुड़ाव है। एक्चुअली इस ऐसे क्वेश्चन में आंसर में ये लिखना है कि साइंस और रिलीजन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो एक्चुअली वो मिथ है, वो झूठ है। एक्चुअली दोनों में जुड़ाव है। तो यूपीएससी वालों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो जुड़ाव के बारे में पूछा है। सिंथेसिस वर्ड यूज किया। सिंथेसिस का मतलब ही जोड़ना होता है, और मैंने कन्फ्लिक्ट लिखा है कि कन्फ्लिक्ट मिथ है। ओके, असल में जुड़ाव है, और जुड़ाव यूपीएससी वाला पूछा है। तो एनीवेज, तो मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी थर्ड एडिशन लिया राइटिंग सेक्शन की बुक का, उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। सिर्फ बुक खरीदने से नहीं होता है, अच्छे से पढ़ा है तो उन्होंने अच्छे से आंसर्स लिखे भी। चलिए हम आज दो क्वेश्चन करते हैं। द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज, यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में बात करनी है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो मैं बताऊंगी ही, मगर ऐसे क्वेश्चन लिखते कैसे, ऐसे क्वेश्चन का आंसर्स कैसे लिखते हैं, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रियलिटी की पूरा 6 ऐसे क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 लिखना है। तो आप लोगों को अपने बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के बारे में बाद में, पहले अपने बारे में। अपने बारे में ये कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है। दूसरा, कौन से लेवल वाला आप आंसर लिखते हो ऐसे में। तीसरा, क्या जो आप समझते हो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के, क्या वो सही समझे हो, क्या आपको थोड़ा ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ओके, जब आप ये इंट्रोस्पेक्शन कर लोगे अच्छे से पहले कि मैं कितना, मेरा प्रिपरेशन लेवल क्या है, ठीक है। दूसरा कि मेरा ऐसे लिखने का जो अंदाज है उसका लेवल क्या है। तीसरा कि जब क्वेश्चन आता है तो मैं क्या ढंग से समझ लेता हूँ। फाइन, अगर ये 3 चीज आपको बहुत अच्छे से पता है तो स्टूडेंट्स ये जो 6 ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसको आप बहुत अच्छे से उसमें से 4 ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से चूज कर सकते हो कि ऐसा ऐसे क्वेश्चन कि हाँ, इस ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैं ये ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गया हूं और इसका कंटेंट मेरे पास है, मैं इसको लिख सकता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं नहीं अच्छे से समझा हूं, तो मैं इसमें अगर लिखूंगा तो फिर मैं हो सकता है इररेलेवेंट कंटेंट दे दूं। ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो चूज करना है कि कौन सा ऐसे क्वेश्चन पर आपको आंसर्स लिखने चाहिए, और वो चूज करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ओ ये ऐसे क्वेश्चन, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज, ओ मुझे तो आता है, और जब हम लिखने लगते हैं ना तो पता चलता है मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है, ओ मैं तो लॉस्ट हो गया। तो इसीलिए वाइजली चूज करो कि उस 4 में से 2 कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा उसको छोड़ दो, 2 कौन सा है ऐसा जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, इसको वाइजली चूज करो। फाइन, चलिए अब हम शुरू करते हैं। द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ जाओगे तो आप जज कर पाओगे कि इसको मैं लिखूं या इसको मैं ऑप्ट आउट कर दूं, छोड़ दूं। तो समझने के लिए क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमेशा थोड़ा लंबा ही आता है। इस बार हम देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बेबी टाइप का फ्रेम किया है, प्राइस राइज, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। इस तरह का यूपीएससी फ्रेम कर सकता है ऐसे क्वेश्चन, ये मैंने नहीं सोचा था, मगर इतना सिंपल एंड स्ट्रेट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है इस साल, जो कि अगर आप प्रीवियस का ट्रेंड देखो तो इतना सिंपल एंड स्ट्रेट ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है। तो ये एक डिपार्चर है प्रीवियस ट्रेंड से। एनीवेज, तो ऐसे क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब स्ट्रेट ऐसे क्वेश्चन आता है प्राइस राइज, कॉज एंड इफेक्ट, तो अलग बात है। आपको पता है कॉज लिखना है किसका, प्राइस राइज का, इफेक्ट लिखना है किसका, प्राइस राइज का, खत्म। अपना 4 पैराग्राफ दो, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ प्राइस राइज, 5 पैराग्राफ दे दो, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा प्राइस राइज के बारे में बता दो, तीसरा कॉस्ट के बारे में बता दो, चौथा पैराग्राफ इफेक्ट के बारे में बता दो, फिर कंक्लूड कर दो, खत्म।
सो वेरी सिंपल। मगर इतना सिंपल ऐसे क्वेश्चन हम यूपीएससी से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछता। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे क्वेश्चन में कैसे हम बोलते कॉम्प्लिकेटेड है, एक तो ना लंबे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स के। दूसरा है एक तो लॉन्ग, दूसरा है कभी कभी वर्ड्स है ना उसी में हम कभी अनफेमिलियर वर्ड्स है और कभी कभी वर्ड्स में ही हम उलझ जाते हैं, राइट। तो इससे ना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। और फिर अब स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई अगर लंबा ऐसे क्वेश्चन है तो मैं किसके बारे में बात करूं, ठीक है, स्पीशीज के बारे में, क्या एंडेंजर स्पीशीज के बारे में, सेफ के बारे में, कैंपेन के बारे में। ये डिसाइड करने के लिए अगर सपोज आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखते हो आपका आंसर एकदम रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट टू द ऐसे क्वेश्चन। यानी जो पूछा गया है आप वही जवाब दे रहे हो, उसके अलावा आप इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हो। तो अगर आप रेलिवेंट लिखोगे, कंटेंट यदि आपका रेलिवेंट रहा और बहुत रिच नहीं रहा, बहुत वेटी नहीं रहा और बहुत सिंपल सा कंटेंट रहा मगर रेलिवेंट रहा और ऑर्गेनाइज रहा, आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है डेटा फिल करने से ही मार्क्स मिलता है, ठीक है, रेलिवेंट होने से भी मार्क्स मिलता है, ऑर्गेनाइज होने से भी मार्क्स मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा कंटेंट रेलिवेंट है, कौन सा कंटेंट रेलिवेंट नहीं है? तो सुनिए, जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो तो मतलब कि जो फालतू फालतू वर्ड्स है ना उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे फालतू वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे द है इसको हटा दो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, टू को हटा देते हैं, ये द को भी हटा दे। तो हमारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में 3 वर्ड्स हट गए हैं तो अब कितना छोटा हो गया है, 1 2 3 4 सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। उस 4 वर्ड्स में आपका एक कैंपेन है, एक सेव है और एक एंडेंजर स्पीशीज है। तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलाकर एक ही वर्ड हुआ। इससे साफ पता चलता है आपको हर एक स्पीशीज के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। आपको पिजन के बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि पिजन एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे हैं जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो आपको ऐसे स्पीशीज के बारे में बात करनी है, दो स्पीशीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उस डेंजर जोन में आ चुके हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले में। तो ऑब्वियसली ये पूरा वन सिंगल वर्ड हो गया, फाइन। दूसरा एक वर्ड आपका ये है सेफ और एक वर्ड कैंपेन। तो आपको किसके बारे में लिखना है? अगर आप सिर्फ एंडेंजर स्पीशीज के बारे में लिखोगे तो ऑब्वियसली आप इररेलेवेंट हो जाएगा आपका कंटेंट, क्योंकि यहां पर अगर सब आप स्पीशीज के आप किस तरह से एक्सटेंट हो रहे हैं, कौन कौन से स्पीशीज एक्सटेंट हो रहे हैं, जब आप लिख दोगे कि ये एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहा है, व्हाइट टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, अलग अलग पैराग्राफ बनाकर ये बर्ड एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये एम्फीबियन एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये मैमल एक्सटिंक्ट हो रहा है, बस खत्म, ठीक है। तो आप सिर्फ इसी के बारे में बात करते रह गए, ये हट गया, ये हट गया, इररिलेवेंट हो गया कंटेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बात करनी है, मगर सबसे ज्यादा किसके बारे में बात करनी है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए अननेसेसरी वर्ड्स को ऐसे क्वेश्चन से हटाओ और जो भी नेसेसरी वर्ड्स है उसको आप अच्छे से देखो और उसमें से यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच keyword. Now this one is one keyword of the essay question, ये second और ये third। तो आपको डिसाइड करना कौन सा जो की कंपोनेंट है essay question का, कैंपेन, सेव, एंडेंजर स्पीशीज, कौन सा की कंपोनेंट है जिसको मैं ज्यादा वेटेज दूंगा। जिसको भी आप ज्यादा वेटेज दोगे वो की कंपोनेंट आपका मेजर कंपोनेंट होगा, जिसको आप ज्यादा वेटेज देने वाले हो और उसी के बारे में आपको ज्यादा, मेन बॉडी जो आपका ऐसे का होगा ना इसी के बारे में है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप इंडेंजर्स के बारे में, स्पीशीज के बारे में लिखोगे तो वो ये आपका माइनर कंपोनेंट है। मतलब कैसे डिसाइड करते हैं ये जनरल कंपोनेंट है, ये माइनर कंपोनेंट है, वो डिसाइड कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। स्टूडेंट, जो माइनर कंपोनेंट होता है वो बहुत जनरल होता है, बहुत वास्ट होता है, और जो मेजर कंपोनेंट है वो माइनर, वेन डायग्राम तो सुना होगा ना आपने, मैं वही चीज बना रही हूँ। और जो माइनर कंपोनेंट है, सॉरी,
जो माइनर कंपोनेंट है वो एकदम बड़ा होगा, वास्ट होगा। वो जो सब्जेक्ट है ना, माइनर कंपोनेंट का जो सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ब्रॉड होता है। जैसे एंडेंजर स्पीशीज, ये माइनर कंपोनेंट है। ये एंडेंजर स्पीशीज अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। तो उस ब्रॉड टॉपिक में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, टाइप्स लिख सकते हो, कौन से कंट्री में स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कितने एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कितने परसेंटेज रह गए, सारा है। फिर अगर उसका सोल्यूशन लिखना है तो ये इसके अंदर आएगा। ये जो ब्रॉड टॉपिक है उसके अंदर आपका मेजर कंपोनेंट आएगा, वो है ये जो बोल रहे हैं ना, कैंपेन सेव करने के लिए, ये एक्चुअली सोल्यूशन कि एंडेंजर स्पीशीज को कैसे, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है कैंपेनिंग। तो कौन कौन सा कैंपेन इनिशिएट किया गया है टू सेव एंडेंजर स्पीशीज, तो ये जो सोल्यूशन है वो माइनर कंपोनेंट हो गया। माइनर कंपोनेंट जो है वो बड़ा होगा, वास्ट होगा, और मेजर कंपोनेंट है वो छोटा होगा। यानी माइनर कंपोनेंट के अंदर मेजर कंपोनेंट अपने आप इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट, तो प्राइस राइज आपका ना मेजर, प्राइस राइज आपका माइनर कंपोनेंट है, बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब उसके अंदर छोटा छोटा क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज ये इफेक्ट, गॉट इट, ये मेजर हो गया कॉज एंड इफेक्ट। यानी आप प्राइस राइज के बारे में लिखो तो लिखते ही जाओ, लिखते ही जाओ, लिखते ही जाओ। भाई प्राइस राइज के बारे में क्या लिखना है, उसका कॉज एंड इफेक्ट, तो कॉज एंड इफेक्ट क्या हो गया, मेजर कंपोनेंट। अब वैसे ही इंडेंजर्ड स्पीशीज, अब उसके बारे में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, ये तो ब्रॉड टॉपिक है भाई, मगर क्या लिखना है, इसको कैसे सेव किया जाए। तो ये जो है कैंपेन टू सेव, ये आपका हो गया मेजर कंपोनेंट, और ये हो गया माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट आपका मेन बॉडी लेगा, सबसे ज्यादा आपको इसी के बारे में लिखना है। एंडेंजर स्पीशीज हो रहे हैं, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कोई एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उसके बारे में आप इंट्रो में बता दो। तो माइनर कंपोनेंट के बारे में आप इंट्रो में बता दो, मगर मेजर कंपोनेंट के बारे में आप पूरा मेन बॉडी में बोलिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। हालांकि जब भी मैं कोई भी ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ तो किस तरह से मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में मैं हर ऐसे में बताऊंगी। तो अगर इसमें तो वैसे समझ में आ ही गया होगा, जो माइनर कंपोनेंट होता है जो एकदम वास्ट होता है, ब्रॉड टॉपिक होता है, और जो मेजर कंपोनेंट होता है वो उस ब्रॉड टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट होता है। वैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज माइनर कंपोनेंट, उसका पार्ट क्या है, कैंपेन टू सेव देम, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइनर जो कंपोनेंट है उसके बारे में आप कहाँ लिखोगे, ये क्वेश्चन होता है। हमें पता है मेजर कंपोनेंट के बारे में हमें लिखना है मेन बॉडी में, तो माइनर कंपोनेंट के बारे में क्या कहाँ लिखोगे, माइनर कंपोनेंट के बारे में आप इंट्रो में लिख दो, ठीक है। और मेजर कंपोनेंट को आप है ना इंट्रो के बाद वाला जो पैरा है, सेकंड पैरा, उसमें आप पूरा का पूरा एक्सपोज कर दो। रखना जो मेजर कंपोनेंट है उसको हर हालत में सेकंड पैरा में आपको एक्सपोज करना है। मैंने कई ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स देखे हैं जिसमें जो मेन बॉडी है ना, वो कंक्लूजन में ये लोग मेन बॉडी के बारे में लिख रहे हैं, तो फिर इंट्रो, सेकेंड पैरा, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखे, इसके बारे में लिख रहे हैं, तो पूरा कंटेंट इररिलेवेंट हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इसीलिए जैसे आपको पता चल जाए नाउ दिस इज मेजर कंपोनेंट, तो अच्छा आई हैव टू एक्सपोज इट इन द सेकेंड पैरा इटसेल्फ। सेकेंड पैरा में ही इसको एक्सपोज कर देना है मेजर कंपोनेंट को, और माइनर कंपोनेंट के बारे में आप इंट्रो में बता दो, ठीक है। The earth has witnessed 5 mass extinctions in the past. Endangered लिखा है तो एक्सटिंक्शन की बात हो रही है, तो मैं यहां पर इसको इंट्रोडक्शन में मैं माइनर कंपोनेंट ले रही हूँ। The last one around 65 million years ago wiped out dinosaurs out of the landscape. Many experts warn that 6 mass extinction crisis is underway. आने वाला है 6 मास एक्सटिंक्शन, और ये एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, ये मैन मेड एक्सटिंक्शन है, ठीक है।
तो मैंने इसीलिए ह्यूमंस आर ड्राइविंग द स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन, ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया था, क्योंकि 6 मास एक्सटिंक्शन के बारे में बहुत लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में भी बहुत आया था, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया था। यूपीएससी वालों ने भी, ये एक्चुअली में करंट है, क्योंकि 6 मास एक्सटिंक्शन के बारे में गूगल में बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और 2022 और 2021 में इसके बारे में बहुत, आप देखोगे तो बहुत कुछ आया हुआ है। Anyways, the Earth has already lost about itna % of its total species. In such scenario, it is the responsibility of human to save endangered species. मैंने इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया। टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज, टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो सेव करने के लिए क्या कैंपेन्स, कौन कौन सा कैंपेन्स इनिशिएट किया गया है, ये मेजर कंपोनेंट है, और इसको मैं यहाँ पे बताऊंगी। The Government of India passed Wildlife Protection Act of 1972 to create protected areas like national parks, sanctuaries, conservation reserves, community reserve for the wildlife, and impose punishment on those indulged in illegal act of hunting. तो यहाँ पे कैंपेन जो है in the form of scheme, in the form of act, आप कुछ भी बता सकते हो। Also wetland इतना 2010 में पास किया गया है। Initiatives have provided high level of attention and protection to the endangered species. In addition to these, several species specific initiatives have been taken by the government. Species specific मतलब, अच्छा ये टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो टाइगर स्पेसिफिक क्या इनिशिएटिव लिया गया है? The project Tiger was started in 1972. It is the most successful wildlife conservation venture. Due to the efforts of Project Tiger, the number of tiger reserve went from itna to itna. Another such projects like Crocodile Breeding Project, Project Elephant, Project Rhino are some initiatives in the direction to endangered species conservation. As a verse, तो मैंने यहाँ पर पूरा कैंपेन में बता रही हूँ, क्योंकि यही हमारा मेजर कंपोनेंट है। आप लोगों को कंटेंट को डिवाइड भी करना चाहिए अच्छे से पैराग्राफ वाइज, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैं पूरा कंटेंट देख लेती हूँ। एज अ वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में बता दिया, वर्ल्ड के बारे में बता रही हूँ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वर्क्स इन नियरली 100 countries to protect and restore wildlife and their habitat. World Wildlife Fund helped bring back the Amur tiger and Africa's black rhinos from the edge of extinction. तो इसका मैंने जो इसको सक्सेस मिला है एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, इस जानवर को ये वाला बताया। Despite continued conservation efforts, the status of many endangered species remains unchanged. Thus, species conservation efforts should expand to include lesser known species. तो यहाँ पर मैंने पूरा कैंपेन के बारे में बताया, इनिशिएटिव्स के बारे में बताया है। तो फिर ये एफर्ट्स जो है, मैंने लिखा है कि इतना एफर्ट होने के बावजूद भी जो स्टेटस है वो अनचेंज्ड है, इसीलिए स्पीशीज कंजर्वेशन एफर्ट को शुड, यहाँ पे कंक्लूजन में आपको थोड़ा अपना ओपिनियन भी देना होता है, तो ओपिनियन दे रही हूँ to include lesser known species that serve important ecosystem services. For this purpose, International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species was established in 1964. It is the world's most comprehensive information source on global conservation status of animal, fungi, and plant species. Currently, Global Species Program is managing data over ICNA. Many hope it will guide the most pressing action to keep entire species from being erased from our shared world. ये आपका इंट्रो है, ठीक है, और ये आपका कंक्लूजन। तो इंट्रो में आपको आप माइनर कंपोनेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो मैंने माइनर कंपोनेंट्स के बारे में बात किया, ठीक है। माइनर कंपोनेंट्स के बारे में मैंने यहां से लेकर यहां तक, द अर्थ हैज ऑलरेडी लॉस्ट अबाउट इतना % ऑफ इट्स टोटल स्पीशीज। अब उसके बाद जो लास्ट लाइन है इंट्रो का, उसमें मैंने टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज ये वाला बात किया, और सेकेंड पैराग्राफ में मैंने पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सीधे मैं कैंपेन के बारे में आती हूँ, फाइन। तो अगर आप इस तरह से शुरू करते हो, कभी कभी क्या होता है इंट्रो के हम थर्ड लाइन से ही शुरू कर देते हैं, थर्ड लाइन से ही ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज हो जाता है, कभी सेकंड पैरा से ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज होता है, कभी इंट्रो के लास्ट लाइन से ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज होता है। मगर ये सब सही है, मगर आपको ये चीज ध्यान रखना, कभी भी इंट्रो के फर्स्ट लाइन में आप पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज मत कर देना। अगर आपने इंट्रो के फर्स्ट लाइन में ऐसे क्वेश्चन को हिट कर दिया ना, तो वो जो ब्यूटी है ना ऐसे आंसर की, ऐसे आंसर की, वो खत्म हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि जीएस का क्वेश्चन है, उसका आंसर लिख रहे हो,
ठीक है, दिस इज सो बिकॉज, ठीक है, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज लॉन्च्ड इन दिस ईयर। ऐसे की जो ब्यूटी है वो बरकरार कैसे रहेगी, जब आप स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, ग्रेजुअली ऐसे क्वेश्चन को ओपन करोगे। पूरा अचानक से पूरा ओपन कर दोगे तो मजा नहीं आएगा एग्जामिनर को, और वो ऐसे का आंसर लगेगा भी, वो क्वेश्चन, जीएस क्वेश्चन के आंसर लगेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ओपन हुआ है। पहले एंडेंजर स्पीशीज के बारे में बताया, फिर सेफ को ले लिया, फिर कैंपेन को सेकंड पैराग्राफ में। तो इंडिया का जो सबसे पहला जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वो कौन सा था वो बता दिया, फिर 2010 का बता दिया, पुराना भी ले लिया, नया भी ले लिया। उसके बाद स्पीशीज स्पेसिफिक इनिशिएटिव बता दिया। तो अब देखिए, ये पैराग्राफ में मैंने ये पैराग्राफ एकदम क्लीन और नीट लग रहा है, कुछ मेस्ड अप नहीं लग रहा है कि ये 72 बताते बताते स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक इनिशिएटिव बताने लग गई, ऐसा कुछ नहीं। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सोल्यूशन बताते बताते बीच में प्रॉब्लम भी बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्सटिंक्ट हो रहा है। ये सब मत करना, ऑर्गेनाइज वे में लिखो। उसके बाद स्पीशीज स्पेसिफिक इनिशिएटिव बता दिया, इंडिया का खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट दो सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में इंडिया के बारे में बता दिया। अब उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में वर्ल्ड क्या क्या कैंपेन कर रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है टुवर्ड्स कंजर्वेशन, तो ये बता दिया, कंजर्वेशन, ओके, ये वाला बता दिया। अब उसके बाद मैं कंक्लूड कर रही हूँ। कंक्लूजन में आपको ध्यान रखना है, जैसे इंट्रो में आप एक ही कंपोनेंट को लेते हो, दैट इज माइनर कंपोनेंट को लेकर उसको आप एक्सपैंड करते हो। आप माइनर कंपोनेंट ले लो, ठीक है, आप माइनर कंपोनेंट से और भी कुछ जनरल मिलता है तो आप उससे भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्राइस राइज, कॉज एंड इफेक्ट। तो प्राइस राइज क्या है, ये माइनर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। तो अब मैंने बोला माइनर कंपोनेंट जो है जनरल होता है, तो उससे भी अगर कुछ और जनरल मिल रहा है आप उससे भी शुरू कर सकते हो। इस प्राइस राइज से जनरल, यानी प्राइस राइज वास्ट है, इससे भी अगर कुछ वास्ट मिलता है आप उससे भी शुरू कर सकते हो। तो प्राइस राइज से वास्ट क्या है, इकोनॉमी, तो आप इकोनॉमी से भी शुरू कर सकते हो। इकोनॉमी और भी ब्रॉड है, प्राइस राइज उससे कम ब्रॉड है, और कॉज एंड इफेक्ट और कम ब्रॉड है। ठीक है, तो जो कम कम ब्रॉड होता है, ज्यादा ज्यादा स्पेसिफिक होता है, वो ही एक्चुअली मेजर कंपोनेंट बनता है, वही मेन बॉडी में आता है। इकोनॉमी मेजर कंपोनेंट नहीं बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा है, प्राइस राइज मेजर कंपोनेंट नहीं बनेगा, उसका कॉज एंड इफेक्ट मेजर कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली मेजर कंपोनेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है इससे क्वेश्चन का। तो ये जनरल कंपोनेंट है ना। माइनर कंपोनेंट एकदम जनरल एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है, जनरल टॉपिक है। इस जनरल टॉपिक का स्पेसिफिक क्या है, उसका सोल्यूशन। तो इंट्रो में आप माइनर कंपोनेंट को लेते हो, कंक्लूजन में आपको ध्यान रखना है आप सारे कंपोनेंट्स को के जो भी कंपोनेंट्स ऐसे क्वेश्चन के उसके सारे वर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए कंक्लूजन में। डिस्पाइट कंटिन्यूड कंजर्वेशन इफेक्ट, तो यहाँ पे मैंने कैंपेन के बारे में बता दिया, ये एफर्ट जो है वो कैंपेन ही है। एंडेंजर्ड स्पीशीज लेकर आ गई अनचेंज, ठीक है, उसको कैसे सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, वहां पे ये बता दिया। ओके, तो कंक्लूजन आपका वेरी मच कनेक्टेड टू द ऐसे क्वेश्चन रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया लंबा, तो मैं आज एक ही ऐसे क्वेश्चन ले रही हूँ, कल या परसों मैं सेकंड ऐसे क्वेश्चन लूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।